जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं रिलेटिंग टू नेशनल इनकम वो हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर सेशन क्लास 12th एज वेल एज मोर इंपॉर्टेंटली सीयूटी के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। तो इसमें हम लोग ना कि सिर्फ अपने 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से करना। जब हम जो लोग भी हम लोग के साथ में ऑनलाइन लाइव में, वो लोग भी ध्यान से सुनिए। आप लोग को भी हम जब भी कोई एमसीक्यू रीड आउट कर रहे हैं, ये एक अपनी एमसीक्यू की शीट है। जब भी हम कोई एक एमसीक्यू रीड आउट कर रहे हैं, आपको साथ साथ में उसे आंसर करना है। इसमें हमने सॉल्यूशंस नहीं लिख रखे हैं ताकि आपका मन जरा भी ना भटके। तो जब भी हम कोई एमसीक्यू रीड आउट कर रहे हैं, आपको साथ साथ में उसको देखना है और आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग? रेडी? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन रेडी? ओके, लेट अस स्टार्ट। लेट मी पुट इट ऑन फुल स्क्रीन। सबसे पहले एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, सीयूटी एग्जाम्स के अंदर में भी एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। आइए देखा जाए। एक पैराग्राफ इसमें आपको दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर फॉलोड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आपको दिया गया, फैक्टर इनकम इज द प्रोग्रेशन ऑफ इनकम दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स यूटिलाइज्ड इन द क्रिएशन ऑफ मर्चेंडाइज। ये वो आज ही हम एक सेशन ले रहे थे और उसमें हम आपको सिखा रहे थे कि किस तरीके से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना चाहिए, खास करके लंबे एमसीक्यूज को। भैया टाइम की शॉर्टेज तो किसी भी एग्जामिनेशन में होती है, वो हम स्पेसिफिकली सीएस के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे कि कैसे करना चाहिए, लेकिन किसी भी एग्जामिनेशन में टाइम की शॉर्टेज रहती है। और इतना लंबा पैरा पढ़ने के बाद हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं कि हो सकता है जो लास्ट में दिया वो तो अपने को पहले से आता था, तो टाइम वेस्ट होता है। तो आपको हमेशा कोशिश क्या करनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में एक हैबिट बना लो कि आप पहले एक बार क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद देखो ऊपर क्या लिखा है। क्या पता आप नीचे के क्वेश्चंस को बिना पैरा पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऊपर इतना तो समझ में आ रहा है कि फैक्टर इनकम के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद आपको ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, और हमको इतना पता है ऑलरेडी कि फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। आई डैश और वन साइडेड यानी यूनिलेटरल पेमेंट, बताइए क्या? पब्लिक इनकम, फैक्टर इनकम, नन ऑफ दीज, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स, डैश पेमेंट्स आर ओनली इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। किसको इंक्लूड करते हैं? फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट। अब ये बहुत एप्रोप्रिएटली फ्रेम नहीं किया गया, क्योंकि फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट ना करें तो बेहतर है, बट इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं फैक्टर पेमेंट्स। हालांकि वन ऑफ द आंसर ऑल्टरनेटिवली कुड आल्सो हैव बीन फैक्टर इनकम। ड्यू टू डैश फ्लोज देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ड्यू टू डैश फ्लोज देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। किसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है? किसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है? ये बताओ, क्या आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कराता है? गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले, अच्छा इसके बदले हाउस होल्ड नहीं प्रोवाइड कराता था गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म प्रोवाइड कराता है गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले हाउस होल्ड क्या देता था? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। और इसके बदले ये देता था गुड्स एंड सर्विसेज।
वैसे ही हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या देता था? हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या देता था? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता था। और फर्म हाउसहोल्ड को क्या देता था? फैक्टर पेमेंट्स। तो ड्यू टू फैक्टर पेमेंट फ्लो, यानी जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, इनकी वजह से हम कह सकते हैं कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी। अच्छा, हम लोग यहां पे फैक्टर पेमेंट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्टर इनकम वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफरेबली अगर सर अपने को एक ही चुनना है तो किसको चुनते हैं? फैक्टर इनकम को, फैक्टर पेमेंट्स को नहीं। किसको चुनते हैं? इनकम, क्योंकि हम लोग इनकम को इंक्लूड करते हैं ना कि पेमेंट्स को। या तो आप एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लो, एक्सपेंडिचर मेथड, या तो आप इनकम को इंक्लूड करो। तो रादर देन इंक्लूडिंग फैक्टर पेमेंट वी इंक्लूड फैक्टर इनकम। अच्छा, एक और रीजन भी हम लोग इसके लिए कह सकते हैं, वी ऑल्सो इंक्लूड मिक्स्ड इनकम, राइट? मिक्स्ड इनकम भी इंक्लूड करते हैं ना, और मिक्स्ड इनकम के लिए क्या कोई पेमेंट होती है? नहीं। तो वी शुड प्रेफरेबली इंक्लूड क्या? फैक्टर इनकम। क्या यहां तक की बातें क्लियर थी आपको? डैश पेमेंट्स कॉज merely the transfer of income from one sector to other without anything in return. ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट वर्ड होता है और फैक्टर इनकम। इसके बाद अगला आपका न्यूमेरिकल है, अगला आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए पढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कैन बी गिवन बिलो। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। ये कौन दे रहा है? किसको? हाउसहोल्ड देता है फर्म्स को, और इसके बदले ये फर्म क्या करता है? फैक्टर पेमेंट, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, इसके बदले फर्म्स देते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या पूछ रहा है? मनी फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश एज फैक्टर पेमेंट्स। मनी फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश एज फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट कौन किसको करता है? इट फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। फर्म हाउसहोल्ड को करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट डैश ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर्स, कौन से डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं बताओ? हाउसहोल्ड सेक्टर और फर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट शोज इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। क्या ये दिखाता है कि दो सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है? हाउसहोल्ड फर्म्स के ऊपर, फर्म हाउसहोल्ड के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है? है। इट डज नॉट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सही है, और ये सिग्निफिकेंस भी नहीं है, ये कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है कि ये हेल्प नहीं करता। इट शोज इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। यस, ये हमको बताएगा कि कितना इंजेक्शन है, कितना लीकेज। इंजेक्शन मतलब और पैसा उसमें जब आता है, लीकेज मतलब जिसमें से पैसा बाहर जाता है। इट रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट इसमें से कौन सा सिग्निफिकेंस नहीं है? इट डज नॉट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी हुआ इसका। यस और नो? चलो भाई, 8th वाला, एवरीबडी प्लीज आंसर। Students in the chat section, please answer. Students in the chat section, please answer. Which of the following is not an assumption of a two-sector model of circular flow of income? इसमें से कौन सा assumption नहीं है? There is no government intervention. ये assumption है या नहीं है? Domestic economy comprises only two sectors, producer and household. Domestic economy is open. Households spend the entire income so that there is no saving. And domestic income economy is an open economy. Not an assumption. क्या ये assumption नहीं है कि household पूरा खर्चा कर दे रहे हैं?
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कब बनेगा? जब हाउस होल्ड खर्चा कर दे फर्म्स के ऊपर, फर्म वही चीज पूरा का पूरा बांट दे हाउस होल्ड, तभी तो सर्कुलर फ्लो बनेगा, नहीं तो वो सर्कुलर फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना। अगर इंजेक्शन या लीकेज है तो वो सर्कुलर फ्लो ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी अजम्पशन होती है कि हाउस होल्ड पूरा का पूरा पैसा किसके ऊपर खर्च कर रहा है? फर्म के ऊपर, और वो फर्म पूरा का पूरा पैसा किस रूप में बांट दे रही है? फैक्टर पेमेंट्स के रूप में। डोमेस्टिक इकोनॉमी में केवल दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म्स। और अगर दो सेक्टर है इसका मतलब कि गवर्नमेंट नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, केवल C+I है, G और X-M, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स नहीं है। देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सही है। डोमेस्टिक इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कैसा होगा इसके अंदर की नहीं होगा? नहीं होगा। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी इज द रॉन्ग अजम्पशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन पूछ रहा था। समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया? Why there is no end to the process of production? For rendering factor services, goods and services are produced for satisfaction of human wants. Factor inputs are used along with non-factor inputs. हमसे पूछ रहा है कि why there is no end to the process of production? For rendering factor services, for this, all of the above. कैसे? वॉट इज दिस आस्किंग? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको ऐसे समझो आप कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस चलते ही जाता है। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, ये चलते जाता है। देयर इज नो एंड टू इट। वाई? बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स एंड ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। इट इज प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन वॉन्ट्स एंड ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। यहां पे इस पैरा में से जुड़ा हुआ कुछ दिया हुआ था क्या? नहीं। बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। AOTF। हर्षित, दिस इज B, which is goods and services are produced for satisfaction of human wants. For rendering factor services, क्या इस कारण से प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कभी रुकता ही नहीं है? नहीं। फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने से क्या मतलब है? फैक्टर सर्विसेज तो आज दिया फिर कल नहीं देंगे, क्यों हम बार बार देते जाते हैं? क्योंकि इट इज फॉर ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन वांट्स कभी खत्म होंगे नहीं। आज भूख लगी तो कल दोबारा लगेगी ना, कल क्या थोड़े समय बाद भी दोबारा लगेगी। इसके बाद आपके प्योरली एमसीक्यूज हैं। आइए अब इन सबको देखा जाए। The sum of net value at factor cost of all the producing units in domestic territory gives, यानी net value at factor cost of all the producing units in the domestic territory। पहले बताओ, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है तो कौन सा प्रोडक्शन होगा? डोमेस्टिक या नेशनल? डोमेस्टिक। सब जगह पे देखो मेरे को डोमेस्टिक दिया हुआ है। नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा? एनडीपी या जीडीपी? तो इसको क्या कहेंगे? एनडीपीएफसी। कौन सा ऑप्शन? कम ऑन। क्या अंशी गलत कर दिया बताते हुए भी? देखो ध्यान से, नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट, तो इट विल बी क्या? एनडीपीएफसी। आपको बताना है जीडीपी एमपी इक्वल्स, बताओ जीडीपी एमपी इक्वल्स एनएनपी एमपी माइनस एनआईटी, जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी, डेप्रीसिएशन प्लस एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। कितने लोग कहते हैं ए? कौन स्पीक आउट? ए, बी, सी, नोबडी, डी,
ठीक है, कम ऑन इन द लाइव चैट प्लीज आंसर। और केवल केबीसी की जनता समझदार होती है, यहां की जनता सिर्फ और सिर्फ नालायक है। इतना भी नहीं आंसर कर पा रहे हैं। जीडीपी एफसी फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। बस सिंपल सी बात है। बाकी जीडीपी एफसी को कन्वर्ट करना था एमपी में। करेक्ट बी। आइडेंटिफाई फ्लो वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ फ्लो वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फ्लो वेरिएबल माने क्या? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। और एक होता है स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल मतलब क्या? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो मनी इन योर वॉलेट इज फ्लो या स्टॉक? इट इज फ्लो या स्टॉक? इट इज स्टॉक। डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड दिल्ली फ्लो या स्टॉक? अरे जो अभी है वो अभी का ही है ना, साल भर का ये डिस्टेंस था, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। मनी इनकम ड्यूरिंग इतना, यस ये फ्लो है। आया कि नहीं आया समझ में? अ हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज, हाउस होल्ड इन्वेंट्री इसमें से क्या है? अच्छा, हाउस होल्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड इन्वेंट्री का मतलब घर पे रखा हुआ एक तरीके से, बोथ घर पे रखी हुई आपकी इन्वेंट्री, जो भी एक आपके पास में एक स्टॉक पड़ा हुआ है, घर पे जो एक स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई सा भी ऐसे कैपिटल गुड्स नहीं, हाँ गोल्ड ले सकते हैं, कोई सा भी आप और गुड्स ले सकते हैं। अ हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, बेसिक आप यहां पे टर्म समझ लो, इन्वेंट्री इज स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये बताओ क्या हाउस होल्ड इन्वेंट्री इंक्लूड होती है या नहीं होती है? फर्म्स का नहीं ले रहे, हाउस होल्ड का ले रहे हैं। तुम इसको ऐसे समझो, घर पे रखा हुआ राशन पानी वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं इंक्लूड होगा ना। जैसे हम लोग वो चेंज इन स्टॉक जोड़ते थे ना, तो चेंज इन स्टॉक क्या फर्म्स का आता था, हाउस होल्ड का नहीं आता? अंशी सिंह नहीं होगा, ठीक है करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नेट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अ ग्रोइंग कंट्री इज वन हुज GNP is rising at current prices at constant prices. GNP is constant at constant prices या none of these? GNP is rising, rising तो होगा, GNP या GDP कह लो बढ़ना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या? पीछे के प्राइसेस के हिसाब से। सो GNP इज राइजिंग एट कांस्टेंट प्राइसेस। Financial help to a victim is, हाँ it is a transfer payment. Which of the following is not a component of domestic income? इसमें से कौन सा डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है क्या? इज नॉट अ कंपोनेंट। क्या ये कंपोनेंट है? यस। क्या ये ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड करते हैं? यस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड करते हैं? क्यों? डोमेस्टिक इनकम माने क्या? एनडीपीएफसी। हाँ इंडिया के अंदर वाला, तो फ्रॉम अब्रॉड वाला इसमें इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? यस। डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सी करेक्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एस्टिमेटेड एज
नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। कम ऑन, लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा ही आंसर करता है। फाइनल गुड्स कौन से हैं? टायर परचेस्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, सीड यूज्ड बाय अ फार्मर इन हिज फील्ड। पहले बताओ फाइनल गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हैं, होते हैं रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो ये जो हाउस होल्ड करता है, वो हाउस होल्ड जो कंज्यूम करता है वो फाइनल प्रोडक्शन होता है, और जो फर्म्स कैपिटल गुड्स खरीदते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। हमने आपको बकायदा लिखवाया है, जो हाउस होल्ड खरीदते हैं वो और फर्म्स के खरीदे गए कैपिटल गुड्स, इन दोनों को फाइनल गुड्स में लेते हैं। एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना। तो टायर परचेज बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, नो। सीड यूज्ड बाय अ फार्मर इन फील्ड, नो, ये भी तो फर्म हो गया। अनसोल्ड स्टॉक लाइंग, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद द सेलर इन कंप्यूटर परचेज्ड बाय अ डीलर, तो इट इज सी, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद द सेलर। ठीक है, कंप्यूटर वाला नहीं होगा। कंप्यूटर वाला इसलिए नहीं हो क्योंकि कंप्यूटर का डीलर है। कंप्यूटर वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर का डीलर है। ठीक है, अगर ये कंप्यूटर का डीलर ना होता और एज अ फिक्स्ड एसेट खरीदता है ना, तो फिर उसके लिए ये नहीं होता। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके लिए तो टायर एक तरीके से इनपुट है ना, नॉर्मल इनपुट है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओल्ड एज पेंशन आता है इसके अंदर? नहीं। मनी सेंड बाय एन एनआरआई टू हिज फैमिली, एनआरआई फैमिली को दे रहा है, क्या ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा? दिस इज ट्रांसफर इनकम, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। एनआरआई का भेजा गया पैसा इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनआरआई पैसा भेज रहा है तो क्या उसके बदले फैमिली ने कुछ काम किया, तो दुआएं भेजी थी यहां से, उसके बदले भेजा है पैसा। ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या इंक्लूड होगा? नन ऑफ दीज। द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज इक्वल टू, चलो देखते हैं भाई ये वाला कौन सही जवाब देता है। ओ भाई लाइव वालों, जरा बताओ। The difference between national income and domestic income is that of, अच्छा वाह, इसे कहते हैं वैरायटी। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरह। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज सेल्स, none of these, sales minus change in stock, sales plus change in stock. Sales plus change in stock is value of output. अच्छा, plus change in stock माने plus closing minus opening. Market price and factory cost will be equal कब? जब कोई टैक्स ना हो और कोई सब्सिडी ना। अच्छा, an increase in price of commodities due to an increase in taxes assumes relevance in, यानी अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस, इट विल अज्यूम रेलेवेंस इन एस्टिमेशन ऑफ एनएनपी एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा।
अगर प्राइसेस बढ़ गए टैक्सेस की बढ़ने की वजह से, टैक्स बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गया, तो ये किस में रिलेवेंस रखेगा? एनएनपी एमपी में, मार्केट प्राइस में। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्स या एक्सक्लूड करता है? ये मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में तो ऑब्वियसली टैक्सेस का इफेक्ट आएगा ना। तो अगर टैक्स बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ गया तो हमारा एनएनपी एमपी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टैक्स कॉज अ राइज इन मार्केट प्राइस ऑफ द commodity which otherwise would have been sold at lower. Taxes are compulsory payment, taxes are transfer payment, tax are paid out of the income of household. ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि टैक्स कॉज अ राइज इन मार्केट प्राइस, टैक्स विल कॉज अ राइज इन मार्केट प्राइस, तो इसके कारण एनएनपी एमपी पे फर्क पड़ेगा। टैक्स कंपलसरी पेमेंट है इसलिए थोड़ी ना एनएनपी एमपी पे फर्क डाल रहा है। टैक्स बढ़ने से क्यों एनएनपी एमपी पे फर्क आ रहा है? क्योंकि टैक्स से कंपलसरी पेमेंट, सॉरी, टैक्स की बढ़ने की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ता है। अच्छा, यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात होती है, डायरेक्ट टैक्स की नहीं। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स दिया जाता है इनकम में से, उसका फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स का फर्क नहीं पड़ता, किसका फर्क पड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क पड़ता है। तो आंसर इज ओनली ए। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज, बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड के बीच में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? अरे बोलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? Come on students, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बताओ क्या अंतर है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अंतर है, बात खत्म। Which of the following is not a resident for the purpose of estimating national income? इसमें से कौन सा रेसिडेंट नहीं है? Not a resident. WHO located in India, क्या ये रेसिडेंट है? An Indian employed in World Health Organization located in India. अगर इंडियन है और वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो जिस देश का है उसी देश का माना जाता है। यूएन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो जिन जिन देशों के हैं उन्हीं उन देशों के रेसिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि यूएन में तो कई देशों के लोग आते होंगे। और यूएन अगर यूएस में है तो फिर सबको थोड़ी ना यूएस का रेसिडेंट मान लेंगे। अगर यूएन का मेन ऑफिस यूएस में है, यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑफिस यूएस में, तो सबको थोड़ी ना यूएस का ही रेसिडेंट मान लेंगे। सब अपने अपने देशों के रेसिडेंट माने जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के केस में ये होता है। तो क्या ये रेसिडेंट है? सर ये तो रेसिडेंट है। क्या इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, ये भी रेसिडेंट? इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी, इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, क्या ये रेसिडेंट है? ये भी रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहा है, नॉन रेसिडेंट। ये रेसिडेंट है। अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इन इंडिया, अब ये भी अगर 182 डेज से ज्यादा रह जाए और कई कुछ और कंडीशंस को पूरा करे तब, अदरवाइज ये भी नॉन रेसिडेंट है और ये भी नॉन रेसिडेंट है। हाँ नहीं, वो यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहा है। इज नॉट अ रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम लोग क्या करते हैं? नेशनल इनकम में हम लोग क्या करते हैं? अपने रेसिडेंट्स की कमाई को जोड़ते हैं, ठीक है। इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया
इसको हम लोग अपने, अच्छा ये इंडियन है, ठीक है, इंडियन है तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे बट रेसिडेंट मान सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे बट रेसिडेंट मान सकते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? जैसे ये क्या है, यूएसए की एम्बेसी में है इन इंडिया बट ही इज एन इंडियन, तो ये इंडियन रेसिडेंट है बट ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं। हमसे पूछ रहा है नेशनल इनकम, तो ये रेसिडेंट है, ये भी इंडियन है, ये भी रेसिडेंट है। और अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इन इंडिया तो पक्का क्या है, नॉन रेसिडेंट। डब्ल्यूएचओ इन इंडिया, अब अगर डब्ल्यूएचओ का भी कोई ब्रांच अगर इंडिया में है तो एज सच हम उस पर्टिकुलर ब्रांच को इंडियन रेसिडेंट मान सकते हैं, बट एन अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इन इंडिया इज ऑब्वियसली अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में काम करने वाले लोगों के अगर हम लोग बात करें, अगर कोई वर्कर हो जो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है, तो उस वर्कर को हम लोग उसके देश के हिसाब से ही पहचानते हैं जहां पे वो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है। जैसे मान लो इंडिया से कोई काम करने चले जाए यूएन में या डब्ल्यूएचओ में जो कि यूएसए के अंदर है, फिर भी उसको इंडियन रेसिडेंट ही माना जाता है। अब ये डब्ल्यूएचओ की खुद की बात कर रहा है, अगर वो इंडिया में लोकेटेड है तो डब्ल्यूएचओ एज सच या वो कंपनी एज सच अगर हम कहें तो मान सकते हैं कि इंडियन है। लेकिन ये एक श्योर शॉट ऑप्शन था इसलिए हमने इसको टिक किया, बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट डाउट। इसको भी रेसिडेंट मान सकते हैं, और ये भी क्योंकि एक इंडियन है, लोकेटेड इन इंडिया हो या कहीं पर भी हो, दिस विल ऑल्सो बी अ रेसिडेंट। क्या ये क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? ये दोनों श्योर शॉट रेसिडेंट्स थे। वाई? बिकॉज दे बोथ आर क्या, इंडियन। अब चाहे वो डब्ल्यूएचओ में काम करे तो भी इंडियन, चाहे वो यूएसए की एम्बेसी में काम करे तो भी इंडियन। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में हालांकि इंक्लूड नहीं होता। अब ये डब्ल्यूएचओ इन इंडिया मेरे हिसाब से स्टिल एक नॉन रेसिडेंट मान सकते थे, बिकॉज का बेसिक जो हेडक्वार्टर्स है वो वहीं पे यूएस में। लेकिन एन अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इन इंडिया इज श्योर शॉट अ नॉन रेसिडेंट। डब्ल्यूएचओ का कहां पे? स्विट्जरलैंड में मे बी, हाँ। रेसिडेंट, एक ऑफिस अगर कोई सेटअप कर लिया गया इंडिया के अंदर में तो उसको एज ए रेसिडेंट ही मान लिया गया, ठीक है। स्विट्जरलैंड, चल ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, क्या इससे नेशनल इनकम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? हाँ, दे आर नॉट एडेड इन नेशनल इनकम। सब्सिडी इंप्लाइज, सब्सिडी का मतलब क्या हुआ? सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग द प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, selling the product to government at higher prices, selling the product at loss. सब्सिडी का मतलब क्या हुआ बताओ? सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तभी ना कहेंगे सब्सिडी हुई। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड? ये बड़े अच्छे से उन्होंने पूछा कि एक्सपेंडिचर मेथड के रेफरेंस में हम पूछ रहे हैं। क्या हमने इसके प्रिकॉशंस आपको पढ़ाए थे? उसमें एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स इंक्लूड होता है या नहीं होता है? हमने लिखवाया भी आपको प्रिकॉशंस के अंदर में हमारी बुक में, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स इंक्लूड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स होता है या नहीं होता है इंक्लूड? नहीं होता है। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर नहीं होता। क्या इंक्लूड होता है? सेल्फ प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट, केवल फाइनल गुड्स इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इनकम अर्न्ड बाय होम? आंसर करिए, कम ऑन स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन प्लीज आंसर। ये वाला बताइए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये किसने अर्न किया है? It is earned by residents
अब्रॉड। ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्या कमीशन इंक्लूड होता है? क्या कमीशन इंक्लूड होता है? यस, कमीशन होता है। वो अमाउंट नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन उसके ऊपर कमीशन बनना है तो फिर कमीशन, जैसे आपने से किसी ने पूछा भी था, कहा भी था कि सर कमीशन में क्या ही मेहनत है, वो तो बिना मेहनत का पैसा है। कमीशन इंक्लूड होगा, कमीशन के लिए मेहनत लगती है, जानकारी दी गई, उसकी बुलाया गया, दिखाया गया सामान। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट इज इनकम अर्नड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, it is income earned for rendering productive service. Domestic product can be distinguished from the national product by treatment of net factor in net income from abroad. Domestic income को, domestic product को national product से NFIA यानी net factor income from abroad के बेसिस पे distinguish कर सकते हैं। सही या गलत? सही है या गलत है? सही है। यही ना अंतर होता है दोनों के बीच में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में। हाउसहोल्ड्स गिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स एंड फर्म्स इन टर्न सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउसहोल्ड। इज इट ट्रू इन अ टू सेक्टर मॉडल? हाउसहोल्ड प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फर्म सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये सही है? यस। टू सेक्टर इकोनॉमी में इतना ही होता है। As per the CSO classification, which of the following does not fall under the industrial sector? इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आता है? बताइए। अच्छा, ये CSO क्लासिफिकेशन वगैरह तो ऐसा कुछ हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो वी शुड जस्ट इग्नोर इट। सर इसके बारे में तो जानकारी फिलहाल हमने भी इकट्ठा नहीं किया है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो नहीं आता हुआ लग रहा है वो है आपका फिशरीज। ठीक है, इसका आंसर जरूर से हम आपके साथ एट द एंड शेयर कर लेंगे, बट इसका जो आंसर आपको लग रहा है प्रोबेबल वो है फिशरीज। ठीक है, इसके आंसर शीट आपके साथ में एक बार लास्ट में शेयर कर लेंगे। सीएसओ का भी पूरा नाम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, इट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में सच नहीं पढ़ना है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? इसमें से कौन से इंक्लूड नहीं होता है? हाँ, फिशरीज, बिकॉज फिशरीज आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आता है। Which of the following are not included while estimating domestic product of India? Commission paid to dealer in old car, कमीशन इंक्लूड होता है। Clothes given to beggar, क्या ये इंक्लूड होता है? ये इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड। फ्री क्लोथ्स गिवन टू वर्कर इंक्लूड होगा? हाँ, क्योंकि वर्कर को हम लोग कुछ भी फ्री में नहीं देते। इट इज इंक्लूडेड इन कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज। और ब्रोकरेज इंक्लूड होता है? हाँ, कमीशन इंक्लूड होता है, ब्रोकरेज होता है, और वर्कर को दिए जाने वाले अधिकतर पैसे इंक्लूड होते हैं, लेकिन बेगर को दिया गया है, भिखारी को दिया गया है, तो वो इंक्लूड नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बाय अ फर्म, क्या ये इंक्लूड होगा? पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय अ फर्म, क्या ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा? एडिशन टू स्टॉक्स ड्यूरिंग अ ईयर होगा। बोनस पेड टू एम्प्लॉइज, ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बोनस इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? बोनस तो इंक्लूड होता है ना, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। एंड परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर नहीं होगा। हमको तो ध्यान है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ये भी आता है। अब मेरे को ये बताओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे इंक्लूड हो रहे हैं? नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNPFC। नेशनल इनकम का मतलब होता है
थोड़ा बफर कर रहा होगा बीच बीच में। एनएनपी, एफसी, और एफसी माने मतलब उसमें क्या इंक्लूड होता है? प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस में टैक्सेस जुड़े होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस जुड़े हुए नहीं होते। तो पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या ये इंक्लूड होगा? नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा। 37 का आंसर आपका हो जाएगा ए। समझे कि नहीं समझे? ये आपको याद रखना है, फैक्टर कॉस्ट पे है, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें जुड़ते नहीं है। तो नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, indirect taxes are not included in national income. It is a transfer payment made to the government. It is a transfer payment made to the government. ठीक है। लेकिन अच्छा सर, ऊपर तो आपने कहा था इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो था मार्केट प्राइस, उसमें लिखा था एनडीपी एमपी बढ़ेगा टैक्स के बढ़ने से, वो किस पे था? मार्केट प्राइस। Which of the following is not an element of final consumption expenditure? इसमें से कौन सा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एलिमेंट नहीं है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यस। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यस। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, यस। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल ये किस में आएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Why are exports included in estimation of domestic product by expenditure method? एक्सपोर्ट्स क्यों इंक्लूड होते हैं? क्योंकि वो इंडिया के अंदर में बने। एक्सपोर्ट हुआ तो क्या हुआ? प्रोड्यूस कहां हुआ? इन, बिकॉज द एक्सपोर्टेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। 40th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन विच आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू। लास्ट के जो 8 to 9 क्वेश्चन है वो हम आपसे कहेंगे कि आप लोग खुद इस शीट के थ्रू उसको सॉल्व करना। ये अगेन हम आपके साथ एप्लीकेशन के ऊपर में शेयर करेंगे, वेबसाइट पे बाद में शेयर कर लेंगे, leelaeducationcenter.in वाली वेबसाइट पे लेटर ऑन शेयर करेंगे, पहले आपके साथ एप्लीकेशन पे शेयर कर लेंगे ये पूरी क्वेश्चंस की शीट और एमसीक्यूज। Which of the following transactions are not included in national income? ब्रोकरेज पेड इंक्लूड होता है, यस। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, जो एक बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, यस। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट बाय इंडिविजुअल, जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, यस। क्या कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स जानते हो क्या होता है? इट इज मच लाइक इनकम टैक्स, इट इज मच लाइक। तो क्या ये इंक्लूड होगा? नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड? कॉर्पोरेट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, दे आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आप कहेंगे सर कॉर्पोरेट टैक्स हम लोग तो पढ़ते थे, इंक्लूड तो होता था, लेकिन वो कॉर्पोरेट टैक्स क्या था? प्रॉफिट का पार्ट था। अगर हम लोग प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हम लोग अलग से इंक्लूड नहीं करते। समझ गए? टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये कंपल्सरी पेमेंट है, उससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स ओनली बी। अच्छा, हम बी वाला देख रहे थे उसमें, लेकिन ओनली ए था। खैर, समझ में आया क्या? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, अच्छे एमसीक्यूज थे आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए बेस्ड ऑन नेशनल इनकम। अगले सेशन से we'll be starting with money and supply of money, and then we also have AD and AS, aggregate demand and aggregate supply. Thank you so much students, bye bye.